थर्ड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड फोर्स जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसा कि नाम हमने बोला कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो रहता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वेयर दिस फोर्स एग्जिस्ट, इस फोर्स का एग्जिस्टेंस कहाँ है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, एज वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ positively charged nucleus, and around that nucleus in different concentric circles electrons revolve in that orbits. इन orbits को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ये क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होते हैं, एनर्जी लेवल, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एज वी नो दैट द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो इफ द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम और एनी एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होगा तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। न्यूट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उनके बीच में तो ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। लेकिन यदि न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन है तो ऑल दीज प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकम अनस्टेबल। देखिए, वो रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेंगे, न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कर देंगे। सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स exists in that region, which is responsible for binding the proton and neutron within the nucleus. ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने का जो वर्क होता है, वो वर्क कौन करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स which exists in the range of the nucleus, which is used to bind the proton and proton, proton and neutron and neutron within the nucleus. ये क्या करता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करता है, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को वो क्या करता है, क्या करता है, कैंसल आउट करता है। एंड due to that cancellation, proton and neutrons can be exist within the nucleus. That's why it is a strongest force, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो विद इन द न्यूक्लियस ही होता है। तो ये कैसा फोर्स है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, न्यूक्लियस के बाहर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटा होता है साइज वाइज न्यूक्लियस। तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो इसी रेंज के अंदर होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर, विच इज शॉर्ट रेंज फोर्स, एंड दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो ये जो आपका फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर ही इसका एग्जिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हाउ कैन यू डिफाइन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? इट इज फोर्स which bind proton and neutron within the nucleus. A force which bind proton and neutron within the nucleus. It is a short range force. रेंज इसकी रहती है 10⁻⁻15 मीटर।
इस रेंज में ही इसका एग्जिस्टेंस होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स will be same for proton and proton, proton and neutron and neutron and neutron। देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो आपका इंटरेक्शन या तो प्रोटॉन प्रोटॉन का हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का हो सकता है। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज की पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी सेम फॉर प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। इन सब के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए वो क्या है? इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। क्या है? मतलब फोर्स की डायरेक्शन जो है इट विल बी नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल, उस लाइन के अलोंग नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए एक ऐसा फोर्स है नॉन सेंट्रल फोर्स एंड इट इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही स्मॉलर रेंज के अंदर होती है। तो ये आपका कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। So these are the properties, important properties of the strong nuclear force. So strong nuclear force is a force which bind the proton and neutron within the nucleus. तो न्यूक्लियस के अंदर इसका एग्जिस्टेंस है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। इज इट क्लियर? जब भी हमें देखिए आपने जो फिनोमिना न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिविटी या लास्ट ईयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। पढ़े? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हम हैवी न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन करते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हम क्या करते हैं? लाइटर न्यूक्लियस को कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस को यदि मुझे ब्रेक डाउन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के अगेंस्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस को स्टेबल कौन बनाता है? ये फोर्स स्टेबल बनाता है। यदि मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा, इस फोर्स का एक्जिस्टेंस क्या करूंगा? खत्म करूंगा, तभी मेरा न्यूक्लियस क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो जब भी मुझे हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना होता है, या जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं और न्यूक्लियस को अनस्टेबल बनाते हैं। एंड एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिकम डिसअपियर, द न्यूक्लियस बिकम अनस्टेबल और न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब सबसे लास्ट फोर्स आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए इस फोर्स का एक्जिस्टेंस भी विद इन द न्यूक्लियस होता है, तो ये भी कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका एक्जिस्टेंस भी क्या होता है? विद इन द न्यूक्लियस है। ये भी आपका नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। स्ट्रेंथ वाइज जो है इसकी जो पोजीशन होती है, थर्ड पोजीशन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड सबसे लास्ट में होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे लास्ट में होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि ये फोर्स एग्जिस्ट कहां करता है? इसका एग्जिस्टेंस भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, लेकिन न्यूक्लियस में किस कंडीशन में इसका एग्जिस्टेंस क्रिएट होगा? तो देखिए
As you know the structure of an atom consists of 3 subatomic particles. एटम के अंदर कौन से 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल परमानेंट होते हैं। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, जैसे फिजन, फ्यूजन और कोई न्यूक्लियर प्रोसेस जब क्या होता है, प्रोसीड होता है, तो उन न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर जैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, नाम मैं बताता हूं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इस तरीके के जब न्यूक्लियर प्रोसेसेस न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो उन प्रोसेस को गवर्न करने के लिए जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which govern the various nuclear phenomena which occurs in unstable nuclei। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, जो क्या होते हैं, रेगुलरली रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, मतलब जो रेगुलरली क्या करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो उन न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियर फिनोमेना के ड्यूरेशन में क्रिएट होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल परमानेंट है। अदरवाइज टोटल कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में होते हैं? 32 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 32 टाइप्स के। बट जो रिमेनिंग 29 पार्टिकल्स हैं, दे विल बी एग्जिस्ट ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेसेस। जब न्यूक्लियर फिनोमिना होगा तभी उनका एग्जिस्टेंस होगा, अदरवाइज उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब वो स्टेबल न्यूक्लियाई न्यूक्लियर प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी एटम का न्यूक्लियाई जब भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करेगा, तब दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जनरेशन होगा और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स exist during the nuclear processes, that force is called weak nuclear force। Is that clear? समझ में आया? प्रेशर समझ में आया? तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का एग्जिस्टेंस वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का एग्जिस्टेंस न्यूक्लियर फिनोमेना के ड्यूरेशन में होगा। जब न्यूक्लियर फिनोमेना होंगे तब ये फोर्सेस क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। शॉर्ट रेंज फोर्स है, विद इन द न्यूक्लियस इनका एग्जिस्टेंस रहेगा। नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। स्ट्रेंथ वाइज इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 3rd पोजीशन पे होती है। यदि मेरे चारों फोर्सेस को यदि क्या करना हो, अरेंज करना हो स्ट्रेंथ वाइज, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को यदि क्या दूं, 1st पोजीशन दूं, यानी 1 नंबर दूं, तो आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा उसकी स्ट्रेंथ होगी 10 to the power 26, सॉरी 26। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा 10 to the power 36, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा 10 to the power 36 टाइम। और आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा 10 to the power 38। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स को यदि मैं आपका 1 पोजीशन दूं, स्ट्रेंथ वाइज इसको 1 नंबर दूं, तो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो होगा 10 to the power 25, 26 वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ क्या होगा? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 to the power 34 टाइम स्ट्रॉन्ग है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, 2nd पोजीशन पे ये, 3rd पे ये, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम। तो ये आपकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ होगी चारों फोर्सेस की। इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आज हम यहीं तक करेंगे, रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन रहेगा इस चैप्टर का, डिफरेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन।
ठीक है, इज इट क्लियर?